हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। देखो, एचसीएस का प्रीलिम्स हो गया है, अब मेंस की बात है। और मेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको फाइनल सेलेक्ट कराएगा वो है आपकी आंसर राइटिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। बच्चों का इनर्शिया होता है, रिलक्टेंट होता है वो कि आंसर कैसे लिखें, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। एक थोड़ा डर लगता है कि कैसे अप्रोच करना है। मैं आपको यार सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका ये डर खत्म हो जाएगा और आप आंसर लिखोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको आंसर तो लिखना ही है। और इस बार टाइम कम है, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे उतना ही फायदा है। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक जो मिथ होती है वो लगता है बच्चों को कि हम एकदम से परफेक्ट आंसर लिखेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सीधा पहला आंसर ही परफेक्ट लिखोगे। आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है जिसको आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप पुअर आंसर लिखोगे, फिर आप एवरेज आंसर लिखोगे, फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट करके गुड आंसर लिखोगे, फिर आप उससे बेटर आंसर लिखोगे, फिर आप एक्सीलेंट आंसर लिखोगे। तो एकदम से नहीं होएगा, वो प्रोसेस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। और उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा स्टार्टिंग में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है और कैसे कैसे आप अपने आंसर को, जो एक जर्नी है उसको आप तय करोगे फ्रॉम पुअर टू द एक्सीलेंट आंसर राइटिंग। और ये सारी चीजें हम डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, हमारा डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी है और एचसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, उसी के अंदर मैं आपको गाइड करता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किसी आंसर को आप लिख सकते हो और कैसे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे, डिफरेंट एंगल्स क्या क्या दे सकते हो आप। और ये जो टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग है दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एंड इन बोथ मोड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये देखो, पहले दिन का मैंने ज्योग्राफी का जो पेपर है उसका आपके आंसर डिस्कस करूंगा। इस तरीके से हम पूरी आपको फीडबैक शीट भी देते हैं कि कैसे आपने क्वेश्चन की डिमांड समझी या नहीं समझी, स्ट्रक्चर समझा नहीं समझा, फ्रेम किया नहीं किया, प्रेजेंटेशन कैसी है, हैंड राइटिंग कैसी है, कंटेंट में आपका कमी तो नहीं थी कोई, है ना, अटेम्प्ट आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद आपको एडिशनल रिमार्क्स मिलते हैं फैकल्टीज की तरफ से कि क्या आपको और इंप्रूवमेंट करनी है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अब ये देखो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा आपको कैसे अपनी आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कैसे आप डिफरेंट डायमेंशंस आप ऐड कर सकते हो और क्या रिक्वायरमेंट होती है आंसर राइटिंग की। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, recent years there have seen an increasing instance of cyclones in Arabian Sea. Bring out the reasons for increasing number of cyclones in the Arabian Sea. सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आंसर क्या करना है वो हमें नहीं देखना, मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग डिमांड। जो भी क्वेश्चन है उसकी डिमांड समझनी है आपको, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसको बताओ। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके मार्क्स एक एवरेज आ जाएंगे। अब एवरेज से ऊपर तीन चार चीजें हैं जो आपको लेके जाएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले क्या है, देयर हैव बीन, आप क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी है वो अरेबियन सी में बढ़ रही है। तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब या तो कोई डेटा दो आप इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, जो आपको ये सब्सटेंशिएट करेगा कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, देयर इज एन बिन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। फिर जो सेकंड पार्ट है वो आ रहा है रीजंस। तो रीजंस पूछे हैं। अब सेकंड काम आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जो सेकंड चीज आती है दैट इज योर स्ट्रक्चर। ये सेकंड पॉइंट है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मैं तीन चीज मानता हूं। सबसे पहला है इंट्रो। तो इंट्रो में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप डेटा दे सकते हो कि कैसे शिफ्ट, कैसे इंक्रीजिंग हो रहा है अरेबियन सी के अंदर आपके साइक्लोन। दूसरा आप बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आप क्या करोगे, जो भी सब कंपोनेंट पूछे गए हैं उन सब पार्ट को एड्रेस करोगे और वो सब हेडिंग बनाओगे जो क्वेश्चन के अंदर लाइन दी है। तो यहाँ पे सब हेडिंग बनेगी रीजंस फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइक्लोन्स। ये जो, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूड, कंक्लूजन। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये आपको करना है। दूसरा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन करोगे। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो आपका निकल के आ रहा है वो है आपका, एक
थर्ड पॉइंट आपका क्या है, आपको एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स। जितने भी क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स पूछे गए हैं सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है। एग्जामिनर देखता है कि भाई मैंने 3 पार्ट पूछे थे क्वेश्चन के अंदर, क्या बच्चे ने सारे पार्ट एड्रेस किए नहीं किए, तो जितने भी पार्ट हैं आपको सारे एड्रेस करने हैं उसके अंदर, ठीक है। एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स, और इनको क्या बोलते हैं, सब पार्ट्स। तो जितने भी सब पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट सब हेडिंग बनाओगे आप, सब हेडिंग के थ्रू एड्रेस करोगे, और जो भी सब हेडिंग बनेगी उसको बॉक्स में डाल देना ऐसे, ताकि वो अलग से दिख जाए एग्जामिनर को कि आपने सब हेडिंग सारी एड्रेस की है। और ये किसका पार्ट है, आपका प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन भी आपकी मैटर करती है, जो कि आपके मार्क्स इंप्रूव कराएगी, ठीक है। अब अगली बात आओ, देखो हमने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी में रीजंस लिख दिए, उसके क्यों शिफ्ट हो रहा है। अब ये जो जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उनमें आप एक काम क्या कर सकते हो, इंडिया का मैप बना सकते हो। तो फटाफट आपको एक मैप बनाना है इंडिया का, जैसे मान लो बॉक्स, एक मैप बनाओ इधर इंडिया का, एक बॉक्स बना के उसमें मैप बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दो कौन कौन से एरिया वनरेबल है, और अभी कौन कौन से कोई साइक्लोन यहाँ पे आए थे, उनकी डायरेक्शन। और यहाँ पे नीचे लिखो फिगर, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। तो बॉक्स में बनाना है इंडिया का मैप और नीचे फिगर लिखना है कि क्या फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये प्रॉपर लेबलिंग शो करता है आपकी, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम आ गया। अब दूसरी बात देखो क्या करोगे, रीजंस लिखोगे आप 1 2 3 4 सारे रीजन इसका पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। अब जब आपने रीजंस लिख दिया तो इसमें एक बात रखना, जैसे आप रीजंस लिख रहे हो पूरी सब हेडिंग लिखोगे और उसको बॉक्स में डालोगे, रीजंस फॉर इंक्रीजिंग साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। अब जब भी पार्ट एड्रेस करोगे तो नंबरिंग लिखोगे 1 2 3 4 5, जितने भी पॉइंट्स दोगे नंबरिंग में लिखोगे आप, और उनकी सब हेडिंग को अंडरलाइन करोगे, यही रीजंस है। तो अगला पॉइंट जो आ रहा है अंडरलाइन, अंडरलाइन जरूर करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, बच्चे क्या करते हैं, बुलेट बना देते हैं, बुलेट पॉइंट्स, या फिर ऐसे ऐसे। बुलेट्स अवॉइड करो, नंबरिंग को प्रेफर करो, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में जाएगा साइकोलॉजिकली आपने 5 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट लिखे हैं, ये आपके मार्क्स बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो बॉडी हो गया है, अब लास्ट में कंक्लूजन से पहले आप इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, एक केस स्टडी ऐड कर दो। तो अगला कंपोनेंट आप क्या कर सकते हो, केस स्टडी, एक केस स्टडी डाल दो, ठीक है। बॉक्स के अंदर लिखना है आपको, पूरा बॉक्स बनेगा पूरा, उसके अंदर लिख दो केस स्टडी। जो आपका साइक्लोन, ठीक है, जो साइक्लोन बिपोर जो आया था अरेबियन सी के अंदर, उसका इंपैक्ट बता दो कि वो कैसे साइक्लोन से रिसेंटली आया है, उसे क्या क्या डेवास्टेशन हुई है। तो ये हो गया केस स्टडी। देखो इस पूरे के अंदर मैं क्या चीज कर रहा हूं, मैं आंसर की मोनोटोनी ब्रेक कर रहा हूं। एक अगला कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, वो है ब्रेकिंग द मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब क्या है, लोग सीधा बस लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। मैंने आपको क्या किया, इसमें 3 चीज ऐड करवा दी। पहला एक डेटा दिया, दूसरा आपको डायग्राम बनाया इंडिया का, तीसरा एक केस स्टडी दे दी। तो इससे क्या हुआ, आंसर में नई नई चीजें आई, डायमेंशन आई, और एक मोनोटोनी ब्रेक हो गई है। तो मोनोटोनी ब्रेक करनी है आंसर लिखते वक्त। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग में एक लेवल उठ के आएगा और बाकी बच्चों से आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब मैंने बताया स्ट्रक्चर का पार्ट, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, बॉडी आपने सारे पार्ट एड्रेस कर दी, कंक्लूजन में आप क्या करोगे, एक लास्ट में कंक्लूड कर दोगे कि कैसे इंडिया इंडियन ओशन रीजन कंट्री के साथ मिलके साइक्लोन मिटिगेशन में कर सकती है आगे। ये आपका वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रक्चर करना है। अब चलते हैं आगे, देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेप्लीशन एंड एक्सटेंसिवली हाईलाइट द मेजर्स टू एड्रेस डिस्पैरिटीज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन आया है इसमें बाकी सारी चीजें आप वही फॉलो करोगे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। इसमें एक अलग से आप क्या कर सकते हो, सो ये बताओ मेरे को। इसमें आप अलग से कर सकते हो हरियाणा का एंगल। तो इन क्वेश्चन में हरियाणा का एंगल डल जाएगा, साइक्लोन में नहीं डलता, हरियाणा साइक्लोन तो आएंगे नहीं ट्रॉपिकल, तो इसमें हरियाणा का एंगल डलेगा। आप इसमें हरियाणा का मैप बनाना है, ठीक है, या तो केस स्टडी लिखना हरियाणा की किसी एरिया की, कहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, क्या रीजन थे वहां पे, क्या उससे नुकसान हुआ है।
दूसरा आप बनाओ हरियाणा का मैप और दिखाओ कौन कौन से पॉकेट्स में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है और साथ में उसके रीजंस लिख दो, तो ये आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा और अगेन फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें करोगे तभी आपको क्या होगा, लिख के देखो सभी आएंगे। एक चीज और बताना भूल के, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कंप्लीशन ऑफ द पेपर। पहली बात आपको याद रखनी है, पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पेपर कंप्लीट करने का मतलब आप रेस में हो, अभी तो पेपर कंप्लीट नहीं करना, रेस में वैसे ही नहीं हो, एक आधा क्वेश्चन छूट जाए। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहता यहाँ स्कोप नहीं है, 20 के 20 क्वेश्चन करके आने हैं, क्वेश्चन सारे करने हैं। एटीट्यूड यही होना चाहिए, क्वेश्चन आया कैसा भी, चाहे डिफरेंट आया, कैसा भी आया, डिफिकल्ट आया, कुछ भी आया, मेरे को कोई ना कोई उस पर पॉइंट आता होगा, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं भी सुना है, तब भी आप उसको आंसर कैसे मैनेज करोगे। तो पहला है कंप्लीशन ऑफ द पेपर। दूसरा पॉइंट है क्या, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो पूछा है वो लिख के आना है। तीसरा पार्ट था एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, और चौथा पार्ट था ब्रेकिंग द मोनोटोनी, यानी कि क्वेश्चन पेपर में अलग अलग आंसर में अलग अलग चीजें आनी चाहिए, किसी में केस स्टडी, किसी में कमेटी, किसी में डायग्राम, किसी में फ्लो चार्ट, है ना, इस तरीके से अलग अलग चीजें आनी चाहिए, ब्रेकिंग द मोनोटोनी इन द आंसर्स। इसमें हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट जो हरियाणा के लिए स्पेसिफिक है, दैट इज यू नीड ट्राई टू गिव द हरियाणा एंगल इन एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन, 20 में से इतना तो करो कोशिश, और ऑप्शन में भी डाल सकते हो कई जगह पे आप। तो इसमें मैंने इसलिए दिखाया कि इसमें आप हरियाणा एंगल यूज कर सकते थे। अब जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, डेली हम 4 क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों को, और टेस्ट सीरीज में आपके फुल लेंथ टेस्ट भी है, वो तो चली रही है पूरी, है ना। ये डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है। अब ये देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, population is generally considered as the social capital, examine this statement in the light of recent demographic data of India। अब कईयों को सोशल कैपिटल नहीं पता, कईयों को रिसेंट डेमोग्राफिक डेटा नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। मेरा मानना ये है, ऐसे जो भी क्वेश्चन आए आपको छोड़ के नहीं आना है। आप खुद सोचो, सोशल कैपिटल के बारे में आपको कुछ भी पता हो ना, बस वो लिख के आ जाओ कि सोशल कैपिटल क्या होती है भाई, इट्स अ वैल्यू ड्राइव फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स, रिलेशनशिप, जो भी है, ठीक है। तो जो भी आपको आता है उसके बारे में लिखो, सोशल कैपिटल कैसे डेवलप होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, ये सारा बातें तो आपको पता ही होती है सोशल कैपिटल के बारे में, उनको लिख के आ जाओ, ठीक है। कोई केस स्टडी किसी की पता हो आपकी, अगर मान लो इंडिया की, है ना, किसी जगह पे अच्छा सोशल कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब बातें जनरल है, आप लिख सकते हो, बिल्कुल छोड़ के मत। अब बात आती है कि रिसेंट डेमोग्राफिक डेटा क्या, कोई नहीं पूछ रहा कि एग्जैक्ट को क्या बताओ, आपको जो भी जनरल बातें पता है आपको कि लेबर वर्क फॉर फीमेल पार्टिसिपेशन का कम है, उसके बारे में लिख दो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेटा लिख दो, एजुकेशन का लिख दो, लिटरेसी का लिख दो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का लिख दो, जो डेटा आ रहा है थोड़ा बहुत ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड, सोशल कैपिटल से रिलेटेड, वो लिखाओ। 10 में से जो बच्चा खाली छोड़ के आएगा उसको मिलेंगे 0 अंडा, जो ट्राई करके आएगा एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स करेंगे, एंड दैट विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हार नहीं माननी है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, और जितना लिखोगे उतना ही दिमाग चलेगा। आपको मैकेनिकल होना पड़ेगा आने वाले 30 दिन के अंदर, कि क्वेश्चन देखते मेरा दिमाग चल रहा है, कुछ ना कुछ मेरे को लिखना है उसके अंदर, और वही टाइम है, सारे क्वेश्चन को 8 मिनट देना है, इक्वल टाइम देना है, किसी को 10 मिनट देनी, किसी को 12 नहीं देनी, किसी को 4 नहीं, ऐसा ही नहीं, 8-8 मिनट दो, खत्म करो। जब आपको पता है मेरे को 8 मिनट देने, खाली थोड़ी बैठूंगा, कुछ तो लिख के आऊंगा उसके अंदर, ठीक है। और ये नहीं बहुत अच्छा आता है क्वेश्चन तो उसको 12 मिनट 13 मिनट दे दी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने से आपका आधा मार्क्स बढ़ेगा। यहाँ पे अगर टाइम नहीं दोगे तो आपके 4 मार्क्स कम से कम कट जाएंगे। अगर आप ट्राई करोगे कम से कम 2 या 3 मार्क्स तो मिलेंगे आपको। तो हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम देना है, डोंट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इट इज रिलेटेड टू द ग्लेशियर। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो आएगा वो है आपका, देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन डील कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कैसे बताया कि कैसे आप मोनोटोनी ब्रेक कर सकते हो, केस स्टडी डाल सकते हो, डायग्राम डाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको हरियाणा एंगल डालना सिखाया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कैसे बताया कैसे कोई अननोन क्वेश्चन है जिसको आपको आइडिया नहीं उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। अब बोल रहे हैं ग्लेशियर्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज अर्थ क्रायोस्फीयर। अब ये देखो, देखो ये बेसिक गलतियां जो बच्चे करते हैं, इसीलिए मैं उसी के हिसाब से आपको डिस्कशन ले रहा हूं। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, आंसर तो लिख दिया इसका, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इस कंपोनेंट को एड्रेस नहीं किया कि ग्लेशियर्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्रायोस्फीयर। अरे इसके बारे में कुछ लिखो कि कैसे क्रायोस्फीयर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लेशियर, कहां कहां पे ग्लेशियर प्रेजेंट है, ये भी लिखो।
ठीक है ना। एक मैप बनाओ वर्ल्ड का, इसमें वर्ल्ड मैप का स्कोप है, वर्ल्ड का मैप बनेगा, वर्ल्ड मैप। यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब पे जाना है आपको, मैं अभी दिखा भी दूंगा, ठीक है। वहां प्लेलिस्ट बनी है स्ट्रेटेजी टू क्लियर सिविल सर्विस मेंस, उसके अंदर मैंने 1 मिनट के अंदर सिखा रखा है कैसे आपको इंडिया का मैप बनाना है, कैसा वर्ल्ड मैप बनाना है, वो देखोगे आप। प्लस मैंने 30 डायग्राम्स की वीडियो बना रखी है, जो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, वो मोनोटोनी ब्रेक करेंगे आपके आंसर्स की। तो इसके अंदर एक वर्ल्ड मैप बनना था, ठीक है। ये कंपोनेंट एड्रेस करना था कि क्रायोस्फीयर का कैसे क्रिटिकल कंपोनेंट है ये ग्लेशियर्स, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सीधा इस पार्ट को डील कर लेंगे, 2 3, मतलब इसमें 3 पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट, 1 2 और 3। अब जिस बच्चे ने 2 और 3 पार्ट किए ना, तो उसको ऊपर वाले में नंबर मिलेंगे नहीं ना। मान लो मैं एग्जामिनर हूं, मैं इसमें 4 नंबर दूंगा, इसमें 4 और ऊपर वाले में 2। बच्चे ने पहला वाला पार्ट एड्रेस किया नहीं तो मैं उसकी मार्किंग करूंगा 8 के अंदर से। आपने 2 मार्क्स तो पहले ही लूज कर दिए, तो सारे कंपोनेंट एड्रेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप बता दोगे क्या प्रोसेस है, ये सब बातें सारी ठीक है, वो सब आप लिख लोगे, क्या उसके ग्लेशियर रिट्रीट के इंप्लीकेशन हो रहे हैं, कोई वर्ल्ड में बता दो कहाँ पे क्या इंप्लीकेशन हो रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन इसमें एक डायग्राम बन सकता था जो कि हम प्री के अंदर पढ़ते हैं, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के अंदर, अरीटी, कोरी, ठीक है ना, जो भी सर्क, ठीक है, हैंगिंग वैली, ये सारे लैंडफॉर्म्स है जो ग्लेशियर से बनते हैं, उनके डायग्राम बनाओ आप यहाँ पे। तो जीएस में एचसीएस के सच्ची बात क्या है कि प्रीलिम्स की बहुत सारी नॉलेज आपकी यूज हो जाएगी। ऐसे मत सोचो मैं पहले पढ़ने बैठूंगा फिर मैं आंसर राइटिंग, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस दिमाग लगाओ और अप्लाई करो, और जितना लिखोगे उतना अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे पास करो कहीं भी करो, उससे मैटर नहीं करता, पर आप आंसर लिखो। और आपकी हेल्प करने के लिए फर्दर हमने एचसीएस मेंस के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे सोल्व करके एक बुकलेट बनाई है पीडीएफ, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपके यहाँ पे है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। इस पे भी आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हो, 9310521990, इस पे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो पीडीएफ पीवाईक्यू की सॉल्यूशन की, या यूपीएससी अखाड़ा और पीसीएस अखाड़ा टेलीग्राम चैनल वहां पे भी है, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यही कह रहा था कि चाहे हमारे पास लिखो चाहे कहीं लिखो, उससे मैटर नहीं है, बात ये है कि आप लिखो, लिखे बिना बात नहीं बनेगी। सेम विद द जीएस, सेम विद द ऑप्शन, अपने दिन को डिवाइड कर लो। अब मेरा मानना है कि आपका चलना चाहिए 40:60 का रेशियो। दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आप पढ़ोगे ऑप्शनल, ठीक है, 3 घंटे आप पढ़ोगे जीएस, 2 घंटे आप आंसर राइटिंग करोगे जीएस की, 2 घंटे करोगे आप आंसर राइटिंग ऑप्शनल की, और 1 घंटा और ऐड करो अपने उसके अंदर जिसमें आप पढ़ोगे हिंदी या फिर इंग्लिश। मतलब 11 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, और ये शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्सट्रीम भी नहीं कह रहा कि रोज मतलब कि सारा दिन आंसर राइटिंग करते रहो, लेकिन मैंने एक प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया, कम से कम 2 घंटा तो लिखो यार आंसर्स, जीएस के 2 घंटा ऑप्शनल के लिखो, ठीक है। कभी मान लो पूरा पेपर लिखना है तो उस दिन 3 घंटे यहाँ कर दो, यहाँ पे आप 2 घंटे कर दो, मतलब ठीक है, वो चेंज कर लो अकॉर्डिंगली, अगले दिन वहां पे कम कर देना। लेकिन एक रेशियो ये आना चाहिए 40:60 का, 40% आप लिख रहे हो, 60% पढ़ रहे हो। बच्चे करते हैं 80% या कई बार तो 100% पढ़ते रहते हैं, 0% लिखते हैं, वो गलत है। कई थोड़े करेंगे 80% पढ़ेंगे, 20% लिखेंगे, वहां पे भी बैलेंस नहीं आता, वो कट ऑफ के पास जाकर रुक जाते हैं। जिसको पार करना है मिनिमम कह रहा हूँ 40% लिखो, 60% पढ़ो, ये पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।